ओके, सो बेसिकली कल बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी पूरा हो गया था अपना. ओके, नाउ आज मेरा प्लानिंग है मॉड्यूल 1 विच इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तक आज हो जाएगा. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शायद आज नहीं होगा और वो मैंने आज के टारगेट में रखा भी नहीं. सो द मोमेंट वी विल कंप्लीट 9 पेजेस वी विल गो. दैट्स इट. ओके, नाउ अभी आज से ना थोड़ा एफएआई का जर्नी चालू हो रहा है, या ना बेसिकली आज से टॉपिक्स स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग विच आई एम स्टार्टिंग विद दैट इज थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं. अभी यहाँ पे ऐसा था दैट हर एक चीज अपने को डीपली पढ़ना. ओके, एग्जांपल एक बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स होते हैं वी हैव टू डिस्कस ऑल. इनकम स्टेटमेंट में जो भी होता है वी हैव टू डिस्कस. कैश फ्लो एक अपने आप में एक बड़ा सा चैप्टर है. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे वी हैव 12 to 13 सम्स सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे. अब मैं आपको छोटी सी ना एक चीज बताता हूँ, मैं नोट्स के बारे में कुछ समझा रहा हूँ. नॉर्मली ना अभी रिसेंटली जो बुक आया ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. बैलेंस शीट दिया है. ओके, एक पेज, 2, 3, 4 पेज में दे हैव फिनिश्ड. उसमें 4 सब में से 2 में सिर्फ एग्जांपल. नॉर्मली ना ये बेकर का टेक्स्ट बुक पहले ऐसा नहीं था. ओके, जनरली अभी ना उसका कंटेंट बहुत ही शॉर्ट हो गया एंड आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क. ओके, क्योंकि अभी मेरे को मालूम है कि जो टॉपिक्स पहले आते थे, जो टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स वो एलिमिनेट हो गए. सो दैट्स द रीजन अभी अपने को ना डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और वो चीज पे मैं रिस्क नहीं ले सकता. तो मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल 3 बुक्स मर्ज करके आई हैव क्रिएटेड माय ओन नोट्स. ओके, समहाउ कहीं से ये मैचिंग भी होगा, कहीं मैचिंग नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारा चीज मैंने खुद से डाला इसमें. ओके, बट आई मेक श्योर कि इसमें कोई भी कंटेंट मिस नहीं होगा. जो भी चीज आप एज अ समरी नोट्स बनाते मैंने ऑलरेडी वैसा बना के आपको दे दिया. सो इफ यू नोटिस दिस काइंड ऑफ नोट्स, मैंने बहुत नटशेल में एकदम सिंपली हर एक चीज को डिफाइन किया ताकि आपको ज्यादा कंटेंट ना पढ़ना पड़े. जो भी क्रक्स है वही सिर्फ अपने को से पढ़ना. ओके, सो आप अगर इसको नोटबुक में लिखेंगे ऑब्वियसली दिस सॉफ्ट कॉपी इज योर्स. ऐसे ही सेम आपको हार्ड कॉपी भी में मिलेगा. बट अभी के लिए जितना मैं बना सकता हूँ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ नोट्स समरी फॉर्म में, ब्यूटीफुल नोट्स. कोई भी टेक्स्ट बुक आप नहीं भी पढ़ोगे क्योंकि मेरे नोट्स में कंटेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू एनी अदर नोट्स. जैसे मैंने आपको बोला 4 पेज में कंटेंट इज गेटिंग ओवर, बट उन्होंने थोड़ा थोड़ा चीजें दिया. कंटेंट बहुत शॉर्ट है एंड वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन हियर. प्लीज कम. थोड़ा थोड़ा पढ़, ये ऑलरेडी सबको आता है बट मेरे को सिर्फ एक कंफर्म करवाना है कि पोर्शन का चीज है विच वी ऑलरेडी नो. अंडर यूएस गैप ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद यूएस स्टैंडर्ड्स, जनरल adopted accounting principles. General purpose financial reporting defined as a full set of financial statement and notes to the financial statement. A full set of financial statement typical includes, अभी मैं आपको इंडिया का डेफिनेशन बताता हूँ सेम टू सेम. A financial statement is prepared by the management which includes टक 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 सेम चीज. ओके, सेम मैंने यहाँ पे भी बताया. अब उसमें क्या क्या है? द फर्स्ट वन वी कैन से दैट फर्स्ट वन इज अ बैलेंस शीट. ओके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच इज बैलेंस शीट. इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज एट ऑन द पर्टिकुलर डेट. व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? आगे बहुत डिटेल में, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मैंने लिख के रखा है. सबसे पहला वी नीड टू एनालाइज द फाइनेंशियल रिस्क. जब मैं फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला मुझे पता है, एसेट इज इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. सो आई हैव टू नो कि बॉस कभी ऐसा तो नहीं है कि माय assets are less than my liabilities. ओके, अगर ये है तो ये फाइनेंशियल रिस्क है. आई डोंट हैव मनी टू रन माय बिजनेस, तो ये बैलेंस शीट से पता चलेगा. दूसरा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. When I say short term liquidity, obviously I want to know does my current asset are more than my current liability. So let's say if I have 1 rupees का current liability, do I have 2 rupees to repay that? Short term liquidity उससे पता चलेगा. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड द पोटेंशियल ग्रोथ. जब मैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहा हूं तो सेम आई एम डीलिंग विद असेट. योर एसेट शुड बी ऑलवेज मोर देन योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. ओके, एंड पोटेंशियल ग्रोथ. क्या पता कंपनी के पास इतना सारा लायबिलिटी ना हो सो दैट वो फ्यूचर में रीपे ना कर पाए. सो वी हैव टू एनालाइज दैट. नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका इक्विटी पोर्शन ज्यादा है और आपका उसकी वजह से एसेट ज्यादा है, दिस इज अ वेरी गुड साइन बिकॉज आपने अपना ही पैसा वहां पे बिजनेस में लगाया हुआ है. दैट्स द रीजन योर एसेट्स आर इंक्रीजिंग. इट्स अ वेरी गुड साइन. बट अगर ये गलती से लायबिलिटीज ज्यादा है जिसकी वजह से एसेट ज्यादा हो रहा है, ओके, दिस इज अ बैड इंप्रेशन. मतलब ये तो वही बात हो गया कि मैंने लोन लिया है, 1 करोड़ का मेरा घर है और मैंने लोन लिया है 70 लाख का. ओके, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मेरा 30 लाख ही है बट 70 लाख आई हैव टेकन लोन. दिस इज नॉट अ गुड साइन. ये मेरे को बैलेंस शीट से पता चलेगा. ओके, दैट इज वन. नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स व्हिच इज इनकम स्टेटमेंट
for the period. For the period. Okay. I can say that entire year. For example, entire year. Okay, full year. Yeah, I can say period. Performance risk and operating risk, obviously I'm doing good business or not. अगर let's say मेरा net profit ही नहीं है, net loss आ रहा है, I'm not doing good business. लेकिन अगर मुझे profit इतना है so that I can give dividend, तो obviously ये मेरे को statement of earning ही बताएगा. Mostly investor, let's say if you are the user of financial statement which we are going to learn later, अगर आप एक यूजर हो तो ऑब्वियसली आप ये जानना हमेशा चाहोगे कि मेरा कहीं बिजनेस में लॉस तो नहीं है. प्रोस्पेक्टिव, अगर लेट्स से इफ यू आर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, देन यू हैव टू नो कि भाई मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा. नेट इनकम एज पर द ऑपरेटिंग इनकम, income statement and other comprehensive income, which is also called as OCI, which I'm not going to discuss anything on this. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है which we are going to discuss tomorrow. Statement of cash flow, obviously why my cash has been changed. So example, अगर कभी भी ये पढ़ा होगा, so तुमने ये देखा होगा, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है. So it is like this: changes in cash, number one, changes in cash, you have to add opening cash and cash equivalents. Then obviously you will deduct your closing cash and cash equivalents. अगर ये आपका बैलेंस टैली हुआ, इट मींस योर कैश फ्लो इज राइट. मींस आप क्या कर रहे हो, यू आर कंपेयरिंग ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग, और आप ये चेक कर रहे हो कि ये बैलेंस आया कहां से, ये बैलेंस कहां से है. ओके, दैट्स अ सिंपल साइन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो आई हैव रिटन वेरी बेसिक स्टेटमेंट व्हाई कैश हैज चेंज्ड, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल. ओके, अभी ये भी हो सकता है कि वेदर आई हैव मेरा प्लानिंग है कि नहीं कि मैं डिविडेंड दे पाऊंगा कि नहीं. डू आई हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैश. Now let's say if someone is saying my assets are increasing, लेकिन उससे ये भी पता चल रहा है that आपकी जेब से कैश भी जा रहा है. Okay, let's say you are seeing my equity is increasing. Yes, very good sign. So आप बोलोगे शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, बदले में तुम्हारे पास कैश भी आया. But let's say if someone is saying आपने बॉन्ड का रीपेमेंट किया, you will be happy कि यार बॉन्ड का रीपेमेंट किया, बट एक मोमेंट आपको ये भी सोचना पड़ेगा your cash balance has reduced. Okay. So that is all about statement of cash flows. दूसरा statement of changes in owners equity. आज के बाद ना SHE में बोलूंगा हमेशा, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाई वी मेक दिस स्टेटमेंट, आगे बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे. अगर लेट्स से स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वाज 1000, नाउ अब मैं ये इट वाज ओपनिंग, बट अब मैं जब उसको क्लोजिंग में देख रहा हूं, दिस इज कमिंग टू 1200. इट इज 1200. सो ऑब्वियसली आई वांट टू नो कि ये 200 है क्या. Why this has got changed? Might be possible मेरा retained earnings बढ़ गया होगा. Last year we were working on 1 million, now it is 1.2 million. तो let's say 0.2 million का मेरे को जंप मिला just because of profit. Let's say अगर कोई बोलता है कि retained earnings shortfall हो गया, stock holders equity जिसकी वजह से down हो गया, so I can say boss या तो dividend दिया होगा या तो I might have incurred a loss. या तो सेकंड चीज, लेट्स से यू हैव इंक्रीज्ड योर कैपिटल, आपके पास कोई कॉमन स्टॉक था और आपने उसको इशू कर दिया, तो दैट्स द रीजन योर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इज इंक्रीजिंग. सो इट जस्ट जस्टिफाई कि मेरा बैलेंस अगर 1000 था तो वो 1200 से कैसे हो गया, 1200 कैसे हो गया. व्हाई SHE हैज चेंज्ड could be due to change in capital. I can say capital stock issuance, retained earnings और accumulated OCI, जिसके वजह से ये आपका चेंजेस हो गया. Okay. Now the next line is entities may present classified balance sheet that distinguish current and non-current liabilities. ये distinguish नहीं, आपको करना ही पड़ेगा. It is a rule of a standard that you have to judge every liability and asset based on current and non-current. मैं आराम से सब बताऊंगा, don't worry. When appropriate, balance sheet presentation used as a based on liquidity. So means to say most liquid asset first. मोस्ट लिक्विड एसेट फर्स्ट. जो भी आपका सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट होगा ना, उसको आपको स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा. द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफाइड बैलेंस शीट. मैंने बहुत सारा बुक्स देखा था, मुझे वो समझ में नहीं आया, मैंने खुद का ही जैसा मैं पहले से पढ़ता आ रहा हूं, मैंने वैसे ही बैलेंस शीट बना दिया. नाउ लेट्स फोकस ऑन वन एलिमेंट. ओके, नाउ फर्स्टली वी विल फोकस ऑन एसेट्स.
So now let's go on current assets. So if you see, current asset में सबसे most liquid asset was cash and cash equivalents. मतलब आज अगर किसी ने मेरे से ₹1 भी मांगा है, I have that money, मैंने उसको जेब से निकाल के दे दिया. Most liquid asset. Let's say I have purchased raw material on the credit. और वो मेरे को बोलता है that 15 days में you have to repay. अगर मेरे पास cash है, then I will pay. I just want to know मैं भाग तो नहीं रहा हूँ. नो सर। एलिशा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं. Okay. चलो नेक्स्ट. ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू. ये क्यों फेयर वैल्यू लिखा है? इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स में वी आर गोइंग टू लर्न. टेंशन नहीं लेने का. ओके, सो नाउ फर्स्ट वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर दोज सिक्योरिटीज जो मैं मार्केट में आज के आज जाके अगर बेच के आऊं ना तो वो बिक जाएगा. इसका पीरियड लेट्स से इसका मोस्टली पीरियड ना लेस देन 3 मंथ्स होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी आता है समटाइम्स. अगर आपका ये थिंकिंग, अगर आपने ये सोच के उसको रखा है दैट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आई एम गोइंग टू सेल इट, तो आपका ट्रेडिंग सिक्योरिटी बिक भी जाएगा. नो डाउट. एक होता है सिक्योरिटी हेल्ड टू मैच्योरिटी. जब तक उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म नहीं होता, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट. ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल ऑब्वियसली माय डेटर्स लेस नेट ऑफ अलाउंस. Note receivable. Note receivable is the same like accounts receivable. It's just a thing. Indian terms में we call this as bill of exchange. Simple. Inventory stock. क्यों इसको ऐसा रखा है? Because it is also, we can say that it is a non-liquid asset. It is a non-liquid asset. I just try to check कि ये छोटे वाले पे अच्छा दिखता है कि नहीं. Just a second ना, मैंने इसको अच्छे से लिखता हूँ so that non-liquid asset. Non-liquid asset. Why I'm saying this is not liquid asset? Because obviously तुमने अपना फंड्स ब्लॉक कर दिया. Let's say for example आपका एक ग्रोसरी स्टोर है. आपने ये सोच के रखा था that I'll buy some material. मैं मटेरियल लेके रखूंगा और उसको बेच दूंगा. But आपको नहीं पता ना when it's going to get sold. Okay, so that's the reason I'm telling you कि ये non-liquid asset में same प्रीपेड एक्सपेंस में भी सेम हुआ. non-liquid asset. Why? लेट्स से आपने किसी को 3 महीने का रेंट दे दिया इन एडवांस. अब ऑब्वियसली आप चाहोगे भी ना तो भी वो पैसा आपको वापस देने वाला नहीं है. ओके, बिकॉज आपने उसको 3 महीने का एडवांस में दे दिया. यू हैव ब्लॉक्ड योर फंड्स एंड यू कैन नॉट विड्रॉ. नो डाउट यू कैन यूज दिस. आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये आपको काम नहीं देने वाला. आपका फंड्स ऑलरेडी ब्लॉक है. सो दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ करंट असेट. ये क्यों आता है? ऑब्वियसली टू एनालाइज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ. It is good to analyze short-term liquidity. Short-term liquidity. And it is always useful for the ratio of current ratio. ये भी current ratio के लिए भी use आएगा, which is nothing but your current asset divided by current liabilities. Now current asset हो गया. Now let's jump on. Just a second. It is not looking good. मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ. Non-liquid asset. Non-liquid assets. Okay. Now let's go on current liabilities. आ जाओ देखते हैं. Now current portion of a long-term debt. अभी ये क्या होता है? ये थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा. Normally सबको मालूम है, we all are graduates, but ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है. I'll teach. Let's take for example on 30th December 2024. I have taken one loan. I have taken loan of $5 lakh. $5 lakh. And you have to pay 5 equal installments. You have to pay in 5 equal installments. Now what I'm saying, please try to understand. The first installment I have to pay on 30th December 2024. Okay. Now try to understand. I'm saying, okay, what will be the amount which we will reflect in current asset, और कौन सा ऐसा बैलेंस अमाउंट होगा जिसको अपने को नॉन करंट एसेट में दिखाना पड़ेगा. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम स्टैंडिंग एट 30th December 2024. आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पास ये लोन का अमाउंट पड़ा हुआ है. लेट्स से 5 लाख रुपीस. ओके, अब मेरी बात समझ.
if someone will ask you that boss 30th December 2025 which is the next accounting year, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ so that आपको problem ना हो, it is nothing but next accounting year, how much you need to pay, तो आप बोलोगे सर यार 5 लाख का लोन था, इस यहाँ तक I have to pay 1 lakh repayment. $1 lakh I have to repay. So normally मेरा closing balance कितना हुआ? 4 लाख हुआ. अब how you are going to decide कि मेरा current कितना है और non current कितना है? You have to decide here at this moment. Now the first question you should always ask कि भाई next year तक कितना pay करने का? You will always ask, अरे ये क्या कर दिया मैंने? Just a second. 30th December 30th December 24 and this is 25. किसी ने ध्यान भी नहीं दिया. 25. Okay. चलो 24 को I have to check कि boss next year तक कितना पे करना है मेरे को. So I am going to say कि भाई next year तक I have to pay 1 lakh. This 1 lakh I will say that this is my current liability. Whatever I need to pay in the next till next accounting year, that I will say that this is my current liability. And जो rest बच गया, whatever it is pending of 4 lakhs, I will say that this is my non-current liability. But yes, let's say I'm making balance sheet of 30th December 2025. Now please try to understand, अभी जो मेरा लोन का अमाउंट है, now this has become 4 lakhs because 1 lakh is already repaid. वो repaid हो गया, अभी मेरे पास 4 लाख बचा. Again, I need to bifurcate and I have to check it. I'm so sorry, 25. Now I have to check till 31st 12/2026 how much I need to pay. So you will say 1 lakh. So I can say that ये जो 1 lakh है, this I will treat as current asset, and this 3 lakh I will treat as non-current assets. मोहित समझ रहा है क्या? Yes, sir. Okay, and this 1 lakh is known as current portion of long-term debt. Sir, it 24 ही आएगा ना सर? 31st December 24 ही आएगा ना? I'm just trying to understand. सर मैंने नेक्स्ट डे का लिया ये 24 हो गया ना सर? Okay. 25-26 का लिया ना? हाँ सर, ये 24 को लोन लिया था, तो 24 आपने 24 को लोन लिया, ठीक है? आपने 24 में रीपेमेंट कर दिया, करेक्ट राइट सर? तो बैलेंस शीट आप कभी ड्रॉ कर रहे हो? ये वाला सर, हाँ. ये 5 में हो रहा है सर, 5 में. 5 में हो रहा तो ऑलरेडी आपने और एक रीपेमेंट कर लिया था ना सर एक्चुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर. नहीं सर, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर शायद मैंने डेट, आई एम सो सॉरी सर, मैंने डेट यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, ये 25. अच्छा, अभी ठीक है सर? नहीं 24 ही होगा मुझे लग रहा है. 24 का आपने जो ड्रॉ किया था, आपने 1 लाख पे कर दिया इसके अंदर 5 लाख पे से, तो 4 लाख बचा हुआ है. सो लोन बैलेंस इज 4 लाख. तो आपका जो फ्यूचर लाइफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू विद इन 1 ईयर, तो आपका करंट लायबिलिटी है बिकॉज इट इज विद इन 1 ईयर. ओके, और जो बैलेंस 3 लाख इज नो आपका लॉन्ग टर्म में नो लायबिलिटी हो जाएगा. दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. जस्ट अ सेकंड, नहीं सर एकदम सिंपल, 24 तक मैंने कुछ पेमेंट ही नहीं की. अच्छा, आपने नहीं किया क्या? बिकॉज़ ऊपर मुझे लगा नहीं, मैंने लिखा ना सर यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका वो आ रहा है 31 दिसंबर 25 को. अच्छा, ठीक है, देन माय बैड इट इज. आपने सर नहीं सर, मेरा मिस्टेक था, मैं आपको झूठ नहीं बताता. ये यहाँ पे आपने 24 ही दिखा था, which was right. ओके, ये 25 था. ओके. ये मेरा मिस्टेक बार बार होता है यार, अभी तक मैं सुधरा नहीं हूँ. इट इज CL. सर कुछ मिस्टेक नहीं है, वी जस्ट लर्निंग, ठीक है, इट्स ओके. अरे नहीं सर, ये मेरा हर बार इंटरेक्शन होगा तभी इंटरेक्शन होना चाहिए सर. थैंक यू. नो सर, और आपको तो सर मेरे को पता ही है मैं टीचिंग मेथड कैसे. बट सर हैव यू सीन सम ग्रोथ? मतलब यू नो मी फ्रॉम स्टार्टिंग, द मोमेंट आई स्टार्टेड, उसी वही शायद बैच था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना चालू किया था. ओके, नहीं सर, नो,
So you're very good, sir. बस ठीक है. थैंक यू Thank सर. you. ओके, तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज फर्स्ट, जो भी मैंने आपको बोला था, जो नेक्स्ट ईयर तक आई हैव टू पे, दैट इज अ करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. अकाउंट्स पेबल एज यूजुअल द सेम, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल कल भी देखा था, सैलरीज पेबल एंड अर्न्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज. ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. बॉन्ड पेबल इज ऑलवेज, जब भी मैं कभी लॉन्ग टर्म की बात करूं, obviously we are discussing a liability which we need to pay more after 1 year. Okay, deferred tax अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पेंडिंग छोड़ो. पेंशन अभी कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज ये तो पोर्शन में भी नहीं है अपने एफआईआर के. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी मैं लाइबिलिटीज की बात करूं ना, एक चीज तो बहुत पक्का है कि लाइबिलिटीज आर नथिंग बट, आई विल से दैट दिस इज ऑब्लिगेशन. Obligations means I have to pay, मेरे को पे करना ही पड़ेगा. But when I talk about asset, I can say that these are the rights, or I can say I have right to receive the money, This is simply a definition of asset. Now let's go on investments. Investment तीन type का है: available for sale, held to maturity, investment in affiliates. Obviously affiliate, when you are holding shareholding is more than 20%. Not, I can say, shareholding in other companies. Okay, investment are always divided into three parts: available for sale, held to maturity and trading. लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा तो ट्रेडिंग इधर पे नहीं, इधर पे, because obviously trading securities are those securities जिसका लाइफ लेस देन 12 months होता है. That's the reason it's a part of investment only, but वो बैठा है current assets में. Okay, property, plant and equipments, my long term assets, land, building, equipments, and accumulated depreciation. Intangible asset, which we cannot see, which we cannot touch. Goodwill, patents, and other intangible assets. Pension, ignore this. Deferred tax, we will learn later. Okay, asset हो गया, liability हो गया, stockholders. Okay, I generally say, जब भी कोई मेरे को liabilities का कोई बोलता है ना, I will say बाहर वाले का पैसा. And when I say stockholders, मेरा पैसा. Obviously, if you are the equity shareholder, it's your company and your money. मेरा पैसा. Now, even this is complete. This chapter is included in FAR 1, which we are going to learn. FAR 1 is entirely stockholders equity. Two types of shares are there: preferred stock and common stock. Obviously, preferred stock always have priority over the common stock. That's the reason we have to write it first. Common shares उसके बाद आता है because it's a risk capital. Paid in capital क्या होता है? Excess of power. Those who have not engaged in this, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ, ये होता क्या. Now let's say any security's face value is $10. कोई एक security है जिसका face value 10 है. Now I am saying that I am going to issue this security at will. So I can say this 2 rupees is called as securities premium, or rather I can say this is also called as share premium. The same share premium and securities premium are called as APIC, additional paid in capital. Securities premium in India, in USA they say paid in capital excess of par is additional paid in capital. अभी से हम लोग इसको APIC बोलेंगे. Retained earnings, other comprehensive income, treasury stock is a buyback, which we will learn later. It is also called as contra equity. सब पढ़ेंगे हम, don't worry. Now stockholders equity, total stockholders equity is equal to assets. So that's the reason I can say that assets are equal to
your equity plus liabilities, equity plus liabilities. Okay, इसको एक और टर्म में बहुत अच्छे से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, दैट बॉस वी कैन से दैट इक्विटी। इसको सर हाँ सर, इसको सर एटीएन सॉरी इसको नेटवर्थ भी तो बोल सकते हैं ना सर अपने? हाँ सर, हाँ ऑब्वियसली, हाँ। बट सर नेटवर्क का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग अलग होता है, which वो will- एटीएन डब्ल्यू एंड वो अलग होता है हाँ सर, हाँ वही वाला, हाँ completely। हाँ। we can say that this is sources of capital, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, two sources, equity and liabilities. Asset, I can say that it is application of funds, application of funds, which is nothing but पैसा कहाँ पे यूज किया। Simple. That's the equation of asset and equity plus liabilities. This was a balance sheet. अच्छा, आपको मैं दोनों नोट्स दूंगा, एनोटेड वाला भी और अनअनोटेड वाला भी, चलेगा ना? यस सर। यस सर। ना, एक बार इसको आप लोग रीड कर लो ना, सो दैट एक मेरे को भी ऐसा होगा कि नहीं नहीं हो गया। थोड़ा सा मैं आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट जाएगा बस, सिर्फ रीड मार लो, सो दैट आपका एक पेज ना पढ़ के भी आज हो ही जाएगा यार। जस्ट एक 1 मिनट से आप रीड मार के छोड़ दो उसको। Now next, why it is required, the purpose and use of a बैलेंस शीट। नाउ ये ना किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं आपको बताता भी ये मैंने कहाँ से उठाया। सो जनरली ना CMA US पार्ट 1 उसमें ना ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में होता है। CPA की बुक्स में ना पहले भी ये टॉपिक्स दिए हुए थे, आई डोंट नो ये रिवाइज सिलेबस में ये टॉपिक उड़ाना नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग ने उड़ा दिया। बट आई एम स्टिल कीपिंग, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग देख रहा था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठा रहा था, तो उसमें इस टॉपिक्स के ऊपर नए सिलेबस में क्वेश्चंस दिया हुआ था, एंड दैट रिस्क आई कैन नॉट टेक कि बुक में जितना
दिया हुआ है उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, आई कैन नॉट टेक डू दैट। इसलिए मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स सब में से मैंने कुछ कुछ उठाया, डोंट वरी, कुछ छोड़ना नहीं अपने पर्पस। पहला तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क जो मैंने अभी डिस्कस किया था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इक्वेशन। ओके, उससे मेरे को पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिस्क है या नहीं, लॉन्ग टर्म रिस्क तो नहीं है, या तो शॉर्ट टर्म रिस्क मतलब लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। व्हाट्स माय कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ओके, क्या मेरे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री है। मैंने ऐसे कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली मेरे को इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल पे जज करना पड़ेगा। Why I'm saying working capital? If someone will ask you what do you mean by working capital, so it's simple equation, current asset minus current liabilities. अगर मेरे पास ये चीज है ही नहीं, so let's say if I'm telling you कि मेरे पास ये enough, मेरे पास working capital ही नहीं है, I cannot produce boss, raw material का पैसा कहाँ से लेके आऊंगा। और sometimes ऐसा होता है for purchasing the raw material आप बाहर से लोन ले भी नहीं सकते, नो डाउट पब्लिक लोन दे भी देगा, बट अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, or rather I can say service cost will be higher. So we have to analyze, do I have sufficient amount of working capital जिससे मैं आगे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। Provide list of assets and liabilities classified as a current and non-current and equity. अभी करंट एंड नॉन करंट क्यों ऐसा है? ऑब्वियसली अगर मैं करंट एसेट की बात देखूं, अगर इफ आई टेक अबाउट एग्जांपल करंट एसेट, मैं ये यहाँ पे देख रहा हूं ना कि यार मेरा कन्वर्जन ऑफ कैश विद इन 1 ईयर कितना है, विद इन 1 ईयर इज हाउ मच, आई हैव टू एनालाइज दैट। जब मैं करंट लायबिलिटी देखता हूं, आई हैव टू से दैट व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन which we need to pay, need to pay in next 1 year. So natural सी बात है, मेरे को यहाँ पे समझ में आता है कितना पैसा पे करना है। Let's say you have issued the bonds of 20 years. आज आपने इशू किया है, 20 years बाद you need to make some payment. आज अभी से आपको कैश रिजर्व्स बनाना पड़ेगा, और rather I can say एक फंड होता है सिंकिंग फंड, which you need to create कि आप फ्यूचर में उसका जाके रीपेमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट, current versus long term, tangible and intangible assets, obviously they give you bifurcation used to evaluate the liquidity and long term solvency. जब मैं liquidity की बात करता हूँ, then obviously I'm talking about both. I can say that science of liquidity मेरा ये जजमेंट यहाँ से होगा। बैलेंस शीट फॉर्मूला इज असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब मेरी बात प्लीज समझना, when I say liabilities, let's say if I'm going on liquidation, अगर मैं liquidation में जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, what I'm trying to explain, ठीक है। जब मैं liabilities की बात करता हूँ ना, यहाँ पे क्या होता है मालूम है, it should always be have first claim. Let's say if your company is getting liquidated, आपका कंपनी बंद होते जा रहा है, अब कैसे करोगे? सबसे पहले जब आपका कंपनी बंद हो रहा है, then you will say asset sold. आपको जैसे आप asset sold करोगे, you will get some amount of money. Now उसके बाद you need to deduct secured debt. आप secured debt को अपने पैसा दोगे। Next, after deducting that, you will say unsecured debt. आप उसको पैसे दोगे। बाद में जब कुछ बच जाएगा, then that you will distribute in equity. Means what you will do first, सबसे पहले आप preferred shareholder को पैसा दोगे, then you will give to common shareholders. जब equity की बात आती है ना, तो we should always say that this is also called as residual claim. मतलब जो भी छुट्टा बच जाएगा ना, वो तुम्हारा। Balance sheet formula is asset is equal to liabilities plus equity. Liabilities will always be having first claim. Okay, पहले if you notice यहाँ पे, इसलिए मैंने ये बोला था this should be always a first claim. मैं लिख भी देता हूँ so that आपको रेफरेंस में काम है। It is first claim. Okay, first मतलब इनको पहले पैसा दो, बाद में जो बच जाएगा ना, that will be your residual claim. Okay, next. Components of balance sheet, सब चीज जितना भी ऊपर बताया था, सेम वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। Now it says assets, probable economic future benefit. Why I'm investing in this classroom? मैंने क्यों लैपटॉप में इन्वेस्ट किया? ऑब्वियसली मुझे पैसा चाहिए। इधर पे एसी है, क्यों इन्वेस्ट किया? ठंडा लग रहा है तभी तो पढ़ाऊंगा। इधर पे टीवी है। सेम यूएस में ना बहुत बड़ा मैंने ना एक जोक बनाया।
ये टीवी ना मैंने सेकंड हैंड में कहीं से ना 65 इंच का टीवी है, मैंने 15,000 में उठाया और मैं मार्केट में फैला दिया ये टीवी 2 लाख रुपए का। हर बार एवरी टाइम आई गिव एग्जांपल, ये 2 लाख का टीवी है, क्यों किया है? तुम्हारे लिए तो किया है। और इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या मिल रहा है मेरे को? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट सम मनी। सो फ्यूचर बेनिफिट मतलब जो भी मैं पैसा डाल रहा हूँ, दिस थिंग आर गोइंग टू गिव मी मनी इन फ्यूचर ऑब्वियसली। ओके चलो। टीवी सो चालू है? हाँ, क्या हुआ? चालू है? मोहित कुछ बोल रहा है तू? टीवी चालू है क्या वो? सॉरी एक- यार, नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। रिमोट नहीं है, रिमोट घूम गया मेरा। अब भी मैंने 6:30 बजे सीएमए का क्लास खत्म किया, तो ऐसा अच्छे बोलेगा? से कर रहे हो आप, मुझे समझ में आ रहा है, आप सिखाओ। आई एम जस्ट जोकिंग। चला क्या? करंट असेट्स नंबर 1, what does it include? Cash and expected to be converted to cash within 1 year. अब भी मैंने बोला था current asset conversion of cash within 1 year, which include cash, receivable, prepaid inventory, short-term investment less than 12 months. Next, investment जो भी अपन ने देखा था, non-current investment which having maturity of more than 1 year, not directly used in operation, stock, bonds, you have invested in stock or bonds in the other companies. Next, property, plant and equipments, which is PPE, which can be tangible, long-lived, used in operation. Okay, fixed assets is further divided into two parts, tangible and intangible. Whenever I'm going to talk about property, plant and equipments, I will say that this is tangible assets. Okay, but I also have to talk about intangible assets. This both are the part of fixed assets. But इधर पे ना यूएस गैप में फिक्स एसेट्स कुछ नहीं होता, दो पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, पीपीई एंड इंटेंजिबल्स। ओके, सो इंटेंजिबल में पेटेंट्स आ गया, कॉपीराइट आ गया। ओके, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी। इसमें एक और चीज आता है सॉफ्टवेयर, मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा। बहुत मस्त पता है, इंडिया में ना इंटेंजिबल पे इतना स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखा है, यूएस गैप में ना इंटेंजिबल्स बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है कि अगर तुमने कौन सी सर्विस दी है तो कितना लाइफ तुमको देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलता है तो क्या क्या बोलता है? अगर ये कंपोनेंट किसी सॉफ्टवेयर में तुम लगा दो, शुड इट, विल इट बी इंक्लूडेड इन दिस? बहुत ब्यूटीफुल ड्राफ्टेड स्टैंडर्ड है इसका। एंड नेक्स्ट, अदर नॉन करेंट एसेट। ओके, अदर नॉन करेंट में ना क्या हो सकता है मालूम? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट टू सप्लायर, डिपॉजिट टू सप्लायर। आपने किसी को लॉन्ग टर्म डिपॉजिट देके रखा सप्लायर। ओके चलो नेक्स्ट, liabilities are further divided into two parts. The liabilities which you have to pay in next 1 year, it's your obligation to be satisfied with the current asset, mostly operating liabilities. Okay, अभी example, let's say if you have to pay to creditors, जैसे obviously मेरे को प्रिंटिंग वाले को या इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मेरे को चाहिए तो मैं किससे पैसा लूंगा? ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट का पैसा बाकी है वहां से पैसा आएगा, आई विल पे दैट, नो डाउट। अगर कहीं से पैसा नहीं भी आने वाला है, आई विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ मनी इन माय पॉकेट, मैं उसको पैसा दे दूंगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड बियॉन्ड 1 ईयर। ओके, मोस्टली फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, बॉन्ड हो गया। ओके, ऐसा डिबेंचर्स हो गए, सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स, मैं आपके आगे चल के बताऊंगा। इक्विटी, ऑब्वियसली मेरे को पता है, प्रिफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी, फाइनेंसिंग, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये मेरा पैसा मिला है मेरे को दो जगह से, प्रिफर्ड से, कॉमन स्टॉक से एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल से। बट व्हेन आई टॉक अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स, ऑब्वियसली इट्स माय अर्न्ड कैपिटल, जो मैंने पैसा कमाया है। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऊपर वाला फाइनेंसिंग था, वो पैसा कहां से आया? रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब मैंने पैसा कहां से कमाया हुआ। Next, treasury stock is a contra equity reduction from stockholders equity. I will discuss. I think Thursday के lecture में this will be over. Now, this is important. Now, how they are going to ask you question on this? वो तुमको बहुत सिंपली एक क्वेश्चन पूछेगा, तो बोलेगा देख भाई इतना सारा 4 स्टेटमेंट है, मेरे को एक बता इसमें से कौन सा चीज लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं है, उसको बस वो चाहिए। ठीक है, आ जाओ। Point number 1, amount on the balance sheet do not represent market value of the entity. बैलेंस शीट का जितना भी आइटम होता है ना, वी ऑलवेज, मोस्टली आइटम बोल रहा हूँ 90%, व्हाई आई एम नॉट सेइंग अबाउट 10%। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको तुमको M2M पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, मार्क टू मार्केट, वहां पे वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। बट कुछ एसेट ऐसे है ना जिसको तुमको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाना पड़ता है,
अब एग्जाम्पल पीपी, सो नॉर्मली पीपी तो वो हो गया ना जो तुमने ऑलरेडी ले लिया उसको तुम डेप्रिशिएट करते जा रहे हो। सो वहां पे मार्केट वैल्यू आपको आप नहीं दिखा सकते, नो डाउट स्टैंडर्ड में कुछ जगह बोला भी है। लेट्स से अगर तुमको कोई चीज अगर किसी को बताना है, या लेट्स से यू आर गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब बाय सम कंपनी, तो वहां पे यू कैन शो मार्केट वैल्यू, बट अभी इस मोमेंट पे mostly 90% asset you have to show on a historical cost. Okay, so it's rightly said that they do not represent the market value of the entity. Going on next. Many asset and equity issuance are measured at a historical cost. Now let's take example. अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, इशू प्राइस लेट्स से तुम्हारा फेस वैल्यू 10 था, तुमने इशू किया उसको 12 में, मिला 2 एक्स्ट्रा, रिकॉर्ड हो गया। बट व्हाट अबाउट जब आप उसको शेयर्स को इशू कर दे रहे हो, इनिशियली जो आपको पैसा मिला, यू हैव रिकॉर्डेड दैट, बट आज जो मार्केट चल रहा है वो ऑब्वियसली, जब तुम मार्केट की बात कर रहे हो, मार्केट तो चलेगा ऐसे डिमांड एंड सप्लाई पे, तो हाउ यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट, उसमें तो चांस ही नहीं ना, दैट वी डोंट रिकॉर्ड। मुझे तो बस ये मतलब है कितना पैसा आया, दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट। एग्जाम्पल, a depreciation on the building on the balance sheet may have a zero value. एक ऐसा बिल्डिंग जिसका मार्केट वैल्यू ही नहीं है, उसको तुम लोग लिख के डेप्रिशिएट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स इसको उल्टे वे से भी तो सोच सकते हैं ना, कि तुम बिल्डिंग लिख रहे हो और उसका वैल्यू लिख रहे हो 0, जबकि आज मैं उसको बेचने जाऊं देन आई एम गोइंग टू गेट हेल लॉट ऑफ मनी। some measurement are subjective, making comparison difficult. Example देखो, classic example I can say estimates. Let's say you are saying कि मेरा provision 5% on debtors आता है, ठीक है आता है, लेकिन किसी कंपनी का वही 10% आता है, how can you say that this company will be same? No doubt एक कंपनी है पावर सेक्टर में, एक कंपनी ऐसा है जो अपना पावर प्लांट्स डेप्रिशिएट कर रहा है 10% से, बट एक कोई दूसरा भी कंपनी जो डेप्रिशिएट कर रहा है 20% से, यू कैन नॉट कंपेयर एस्टिमेट्स, इट्स अ फुल्ली गेम ऑफ एस्टिमेट्स। एग्जाम्पल वैल्यूएशन मेथड FIFO वर्सेस LIFO, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वर्सेस एक्सीलरेटेड, आगे मैं बहुत सारे एग्जांपल और भी दूंगा, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट मेथड, लीज का एग्जांपल दूंगा, देयर आर मेनी एग्जांपल, बट अभी के लिए आई एम टेकिंग वही छोटा छोटा एग्जांपल, LIFO वर्सेस FIFO, स्ट्रेट लाइन वर्सेस एक्सीलरेटेड, मींस यू कैन से WDV मेथड। Estimates may be used in a preparation balance sheet, जो भी बोला था estimates ही सबसे बड़ा पंगा है। Example, estimated of useful life of depreciable asset, जो मैंने example दिया था, I can write also, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद है। Example of power plants, ठीक है। चलो अभी मेरे लिए एक काम करो, इसको बस 1 मिनट फटाफट एक ग्लैंस थ्रू से सिर्फ दे दो, देन वी कैन गो अहेड, आराम से देखिए।
चलो नाउ एक क्वेश्चन है इस पे. It says a company at the end comparative statement of financial position reflect the following changes from the prior year. Cash increased by 40,000, total liabilities increased by 32,000, and all other assets are decreased by 65,000. Which of the following statement is correct regarding the current year change in a company's stockholders equity? 2 मिनट का टाइम है आपके पास. I want solution. प्लीज ट्राई. रॉन्ग होगा मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी. Guys, please try. आई थिंक आई अज्यूम सब लोग ऑफिस आवर्स में पढ़ रहे हैं, बट ठीक है. आर यू गाइस ट्राइंग या मैं स्टार्ट करूं? एलिशा तू कर रही है ट्राई? हाँ सर. ओके सर आप स्टार्ट करो मेरे लिए. ठीक है. ओके ठीक है सर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. एक छोटा सा इक्वेशन बना दो, ठीक है? छोटा सा इक्वेशन क्या, ये जो पहले था वही वी विल डू. क्या होता है इसको? चलो लेट्स टेक दिस एग्जांपल अपना ऑलरेडी वाला. असेट इज इक्वल टू liabilities plus equity. I can also say ना कि equity is equal to asset minus liabilities. Simple. So now if I'm saying my cash is decreasing by 40, मैं यहाँ पे net impact ले रहा हूँ. My cash is increasing by 40, but my other assets are also decreasing by 65. So what is my net impact? Can I say my net impact is minus 25,000? Hello. Yes sir. सही है. And my liabilities increased by 32,000. So obviously increase है, minus plus लिख रहा हूँ 32. समझा क्या किया? प्लस किया तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो माइनस ही आएगा. What is impact? Impact is minus 57,000 on equity. It will decrease by 57. Done? Yes sir. तो कहीं पे स्टक थी, आ गया था आंसर. आ गया. आ गया था. चलो नाउ बैलेंस शीट इज ओवर. नाउ फोकस ऑन इनकम स्टेटमेंट. चलो ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, बहुत लंबा है. ओके बट जितना भी चीज होता ना वी ऑलरेडी नो, बट स्टिल पढ़ना पड़ेगा अपने को. और उसके ऊपर सम्स भी मैंने डाले, अच्छे अच्छे सम्स मैंने चूज किए. चलो इट सेज पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट क्यों चाहिए? मेन मोटिव हो तो बॉस वो परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड है. पूरे साल का परफॉर्मेंस मेरे को एक स्टेटमेंट में दिखता है, फॉर द पीरियड. ओके indicates the performance for a period of time. It helps to determine the operating risk, current risk. अब मैं ना एक चीज बताता हूँ. ऑपरेटिंग रिस्क में एनीथिंग रिस्क विच इज रिलेटेड टू बिजनेस जो अभी चल रहा है, लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं, अभी का बात करो. एग्जाम्पल, आर सेल्स रिलेटिवली स्टेबल फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट और इज इट वॉलेटाइल? Is operating income is relatively stable or the volatile? ये मेरे को चेक करना पड़ेगा. ऑपरेटिंग रिस्क इसको ही तो बोलता है. Provides information about the revenues, expenses, gains and losses. REG. Okay. पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा. अब मैंने बहुत अच्छे से ना एक डिटेल लिखा है मैंने. Now who are the users of financial statement? सबसे पहला एक्सटर्नल यूजर्स.
मेरा investor, stockholders, common preferred shareholder are the income statement to, they use income statement to evaluate the company. क्यों? They want to see the markets बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. अभी ये देखेगा क्यों? उसको profitability देखना है, उसको operating income देखना है. They want to know about return on equity. If I'm putting some amount of money, how much amount of returns I'm getting? Earning per share, EPS. EPS is nothing but your NPAT. ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मुझे पता है, बट स्टिल मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ. NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक. ये चैप्टर है जो इसी मॉड्यूल का, वी विल लर्न दैट. उसको ये जानना है कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. ओके, नाउ लेंडर्स, जिसने तुमको लोन दिया, ऑब्वियसली एसेट के पार्ट में is equal to equity plus liability आता था. liability वाला wants to know कि भाई पैसा है कि नहीं, are you able to repay me or not. Short term and long term lenders use income statement to evaluate credit worthiness. क्या इसको पैसा next time दे सकते हैं क्या? He wants to understand about the profit margin. He wants to understand about the EBIT. अभी ये EBIT पे क्यों interested इतना, मैं बताता हूँ. Generally, let's say EBIT, if your EBIT is $10,000 and I'm saying interest, अगर interest 6,000 है, he is happy कि यार ये मेरा पैसा दे देगा. But what about मेरा interest अगर गलती से, let's say he is saying 12,000, उसका credit worthiness ही नहीं है, he is not able to pay. तो he always want to know about your EBIT कितना हो. Higher the EBIT to cover the interest, higher the credit rating. Okay. Now, who are the internal users? Obviously, मैं employee हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा ना कि कंपनी मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा. Managers use income statement to evaluate companies' return on asset for the particular product line, just to check ये काम कर रहा है कि नहीं. Sometimes I think अभी वो लोग ने निकाल दिया है. पहले एक ना segment reporting नाम का चैप्टर था, ब्यूटीफुल चैप्टर, अब वो लोगों ने निकाल दिया अभी. I think it's in bar now. तो उधर पे ना सेगमेंट वाइज यू हैव टू परफॉर्म. लेट्स से एग्जांपल ऑफ HUL सोप भी बना रहा है, लक्स भी बना रहा है, ही इज मेकिंग एक्स परफ्यूम, ही इज मेकिंग क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम आल्सो. दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स. ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये चल क्या रहा है, प्रोडक्ट एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा. ऑल द यूजर्स आर कंसर्न्ड विद द रिस्क, volatility in sales and the operating income. The risk in sales and volatility is measure of standard deviation. Standard deviation is a simple form of risk in sales and operating income. Okay, they want to understand कितना deviation होगा, कितना percent sales change हो सकता है, कितना percent profit change होगा. They want to know every detail. Okay, now next, revenue and gains and losses on the income statement. अभी मेरे को पूरा income statement को I have to divide into two parts. First operating, दूसरा non operating. अभी operating में क्या, anything which is any expenses or income which is related to your business is into operating. ऐसा कोई भी चीज जो आपके business के related नहीं है, it's a exceptional earning or losses which you are incurring, that will be non-operating. So मैंने क्या लिख के रखा है, are mostly a part of normal operating activities for the day-to-day activities of your general business, are put separately on the income statement, presented on a gross amount. A classic example, let's say if you have sales of 1,000, आपने इसको डिस्काउंट दी ₹100 का, $100 का, this will come to 900. This is a net, this is a gross. He always wants कि भाई तू सेल्स, कोई भी नंबर्स को ऑपरेटिंग का तुमको ग्रॉस को दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट बाद में देखो. बट यस, व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू डेटस, वहां पे मैं तुमको कुछ अप्रोच बताऊंगा. इट्स बेस्ड ऑन द कंपनीज एस्टिमेट्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी बोलता है कि 98% लोग ना डिस्काउंट लेंगे, 98%. तो स्टैंडर्ड बोलता है काम कर, तू 900 पे दिखा. इट विल हैपन इन डेटस सेक्शन. जब तेरे को पता है कि वो लोग डिस्काउंट लेने वाला ही है, देन व्हाई यू आर मेकिंग टू कॉलम्स. ओके, एक ही बना, उसमें जाके 900 लिख. इट विल हैपन, बट अदर्स सेक्शन. नाउ व्हाट इज नॉट ऑपरेटिंग? एज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शनल नो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एग्जांपल एक चीज याद रखना,
ये बहुत भूलने का मिस्टेक हो जाएगा तुम लोग का कभी। इंटरेस्ट रेवेन्यू इज अ नॉट ऑपरेटिंग एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इफ नॉट अ बैंक। अगर ये बैंक है तो आपके लिए तो ये जनरल एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। Includes other revenues and other expenses, or I can rather say it will also reflect the gains and losses also. Okay, this will go in not operating, non-operating expenses. Now, gains and losses. Gains and losses are non-operating items reported a net amounts, net gains and losses of the transaction. मैं आपको पता है मेरा आदत, जितने लोग भी सब मुझे पहचानते हैं, मैं भी इसका फिर से एग्जांपल दूं। Let's say for example, you had a book value of $1,000. ओके, आपने इसको मार्केट में जाके बेच दिया। नाउ इसका मार्केट वैल्यू इज लेट्स से 1200। यू विल से दैट दिस इज गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, but it is not related to, it's not a general activity of your business, so you will say 200. Okay, this is non operating gains. Let's take example 1000 था, आपने इसको मार्केट में बेचा 800 में, 200 was loss, so you can say it is loss on sale of asset, and this is non-operating losses. श्रुति मैम, ये समझ आया ना आपको? श्रुति मैम, यस सर, मैं सुन तो रही हूँ बट आई कैन नॉट It's okay, इंटरेक्ट। but कुछ भी मैम, डाउट होगा टेक्स्ट but मैम ऐसा तो नहीं ना कि ये नहीं हो रहा? नहीं समझ रहा है, बहुत सारे आई नो दोस वर्ड्स यू आर यूजिंग ना, समझ रहा है। नहीं मैम, इसके लिए बेटा मैं आई विल नेवर अज्यूम कि सबको आता है। अभी ये दिस वाज वेरी सिंपल, मेरे को नहीं देना चाहिए था, बट आई विल स्टिल गिव। समटाइम्स few those who are my people they know how I teach, but कुछ लोगों को इरिटेट भी होता है, क्या पढ़ा रहा है यार। नहीं इरिटेट हो नहीं रहा है, एक्चुअली इट्स अ बेस्ट रिवीजन फॉर मी, क्योंकि 10 साल कुछ पढ़ा ही नहीं है। नो मैम, डोंट वरी, सोचो मत। ये बेसिक टर्म्स भी नो करना, इट्स अ बेटर थिंग। गुड मैम, थैंक यू मैम। चलो ओके, नाउ थैंक यू सर, आई विल बी देयर। मैं बच्चे उठ गए, बहुत नॉइज होगा, सो आई विल बी नहीं मैम, म्यूटेड। इट्स ओके मैम। एंड आप जो पूछ रहे हो क्वेश्चन आंसर, मुझको आंसर करने को नहीं मिल रहा है, आई एम जस्ट लिसनिंग। अब बस मैम जितने आपको 2 घंटा टाइम मिले ना, जस्ट रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैं पक्का वही करूँ, नोट्स भी आज का ही मैंने ये बना दिया, आई थिंक कल तो फर्स्ट डे था इसलिए लेट हो गया, अभी अब से वो नॉर्मल रहेगा उसका टाइम। श्योर, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट। कौन से कॉस्ट होते हैं बॉस? सबसे पहला पीरियड कॉस्ट, ये आपको देना ही पड़ेगा। These are the costs which is not related to your product. Let's say if I'm making this bottle, मैं इसको सेल कर रहा हूँ $100 में, 100 नहीं, चलो $10 में अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मुझे इसको बनाने के लिए मेरे को $6 लगे। दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो मैं इन्वेंटरी में बहुत अच्छे से बताऊंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये COGS का ना, मेरे को बहुत सारा ये पीरियड कॉस्ट विच आई हैव टू इनकर। सबसे पहला सेलिंग कॉस्ट, सेल्स कमीशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी मैन, एजेंट्स कमीशन, ये सब, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जनरल कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन कॉस्ट एंड रिसर्च कॉस्ट। ये सब कॉस्ट ऐसा होता है विच वी हैव टू इनकर पीरियड बाय पीरियड, नॉट लिंक्ड टू द प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिंक भी देता हूँ, नॉट लिंक्ड टू द प्रोडक्ट, अब मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखा है, दिस कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस्ड इमीडिएटली। जैसे ही खर्चा हुआ ना, वैसे डाल दो उसको इनकम स्टेटमेंट, जैसे ही खर्चा हुआ। एंड रिकरिंग नेचर सच एज, वो रिकरिंग है, वो चलता ही रहेगा, जैसे ही हुआ वैसे उसमें डाल दो। बट कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं विच वी हैव लर्न्ड यस्टरडे, प्रीपेड हो गया, वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी। एक होता है जिसको बोलता है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। These are such cost जो बहुत लंबा होता है, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मैंने उसको इनकर किया, सो दैट सबसे पहले मेरा वो जो आइटम होगा वो असेट में जाएगा। लेट मी टेक यू थ्रू वन एग्जांपल। कल ही एक एग्जांपल किया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट,
टू बैंक। लेकिन इसके बाद एक और एंट्री मारा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ जब मैंने पहला एंट्री मारा प्रीपेड एक्सपेंस, ये मेरे एसेट में गया, एंड जो भी मेरे एसेट में गया, दिस इज कॉल्ड एज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। एंड जब मैंने इसको एक्सपेंस को डेबिट किया, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपायर्ड कॉस्ट। ओके, कॉस्ट that is capitalized. Whenever I say capitalized means you are transferring this to balance sheet. Transfer in balance sheet. कोई भी expense, आगे मैं बताऊंगा, कोई भी expense if you are incurring, let's say if I'm buying plant and machinery, I have to capitalize this cost. जब मैं capitalize बोलूं, इसका मतलब ये है that आपको ये total cost balance sheet में डालना पड़ेगा. It appears on the balance sheet, जैसे कल के लेक्चर में बताया था. It is expensed in a future periods according to the matching principle. ठीक है. Unexpired cost on the asset balance sheet कौन सा? सबसे पहला इन्वेंट्री. कल एक एग्जांपल लिया था ऑफिस सप्लाईज का. जब आप यूज करते हो उसको, ऑब्वियसली दिस विल बिकम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एग्जांपल बता दो, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट टू बैंक. नेक्स्ट एंट्री वी हैव पास्ट सप्लाई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस सप्लाईज. Okay, मैंने अपने बुक्स का एग्जांपल दिया था. If I'm purchasing the book, I'm increasing my inventory. But let's say if someone is taking admission, तो obviously मेरे को book देना पड़ेगा. Unexpired prepaid cost of insurance is insurance expenses. पहला example. If you are purchasing your fixed assets, obviously it's a part of your asset. It's a part of your balance sheet और asset का part है. But ultimately you have to depreciate it. जितने साल का उसका लाइफ है, आपको वो पेनल में दिखाना पड़ेगा. सो दैट्स द रीजन फिक्स कॉस्ट का जो टोटल अमाउंट है, दैट इज अनएक्सपायर्ड. जैसे जैसे आप उसको डेप्रिसिएशन में डालते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायर्ड कॉस्ट. अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ पेटेंट. व्हेनेवर यू परचेज अ पेटेंट, यू हैव टू अमोर्टाइज द पेटेंट. पेटेंट एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अनएक्सपायर्ड एंड एक्सपायर्ड. मोहित समझा? यस सर. समझ रहा है? यस सर, समझ रहा है सब. ये तो हर रोज का. तो पढ़े. एक काम देखो, मीटिंग से ही निकाल देता हूँ. टेंशन नहीं. सर मैं सीख रहा हूँ. हाँ. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऑन इनकम स्टेटमेंट. ओके, अभी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सा बहुत जरूरी है बॉस, पढ़ना पड़ेगा. एक चीज ना अभी से स्टार्ट मत कर दो. दिस इज अमेंडमेंट इन यूएस गैप. ये वाला 3 पॉइंट्स, these are new. 2023 में अमेंडमेंट आया था, 2022 तक ये ठीक था. तो दिस विल कंटिन्यू टिल 2024 भी. The unusual or infrequent revenues and expenses that are not a part of a core business. Let's say example, Jetalal is selling sofa. उसका business ही नहीं है बेचने की. They come from a non-operating business such as sell of something other than inventory. जो भी मेरा बाइंग एंड सेलिंग में करता हूँ, that I'm not doing. उसके अलावा मैं कुछ भी करता हूँ. राइट डाउन्स, राइट ऑफ्स, सेल ऑफ पीपी, प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू पीपी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल टीच यू ये क्यों आया इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में. अनयूजुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. नॉन रिकरिंग, जो नॉर्मली होता नहीं है बट मेरे को ये करना पड़ा एक्सपेंसेस. प्रीवियसली, अब एक चीज याद रखना, एक टैब होता था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का, दैट दे हैव रिमूव्ड इट. अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ भी नहीं है. वो बोलता है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया भी, जो फ्रीक्वेंटली इनफ्रीक्वेंट है, कभी नहीं आता, अचानक ही आ गया. लेट्स से लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक. ओके, अगर ये सब कुछ हो गया, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का कोई लाइन आइटम नहीं बनाएंगे. यू विल ट्रीट दिस एज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. सो आई हैव रिटन एज प्रीवियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वेयर बोथ अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट वेयर ट्रेडेड डिफरेंटली. treated differently. Extraordinary items had separate line items on the income statement. ये पहले होता था. Now all unusual and infrequent or unusual infrequent items are reported under non-operating. That's it. सीधी बात, no बकवास.
अभी वो बोलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी का कोई भी लाइन बनाने का नहीं, चुपचाप एक लाइन लिखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, उसमें इसको डालो। दिस वाज न्यू 2022 में अमेंड हुआ, ठीक है। आगे आई थिंक आपको रीड करना चाहिए अभी, 2 मिनट ले लो और फटाफट इसको रीड करो, देन वी विल जंप ऑन नेक्स्ट। आई स्कोर बस एक बार ग्लांस कर लोगे ना, पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
Now let's go on format side. Okay, थोड़ा सा समझते हैं. Now ये उन्होंने क्या किया है पता? ये लोग बोलता है कि यार जब भी तुमको स्टेटमेंट बनाना हो, यू हैव टू चॉइसेस. ओके, एक है सिंगल स्टेप मॉडल. जब मैं सिंगल स्टेप मॉडल बोलता हूँ, वो लोग बोलता है देख हमको कुछ नहीं मालूम, रेवेन्यू लो, उसमें से सब एक्सपेंसेस लेस करो, प्री टैक्स इनकम आएगा, टैक्स लेस करो, इनकम आ जाएगा. उनको कुछ नहीं दिखा रहा है कौन सा कहां से आया, कितना पैसा आया, कुछ नहीं. टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्री टैक्स इनकम आएगा, उस पर टैक्स मारो, टैक्स एक्सपेंसेस, दिस विल बी योर नेट इनकम. नाउ इसका बेनिफिट क्या है? इट सेज फर्स्ट gives a net income in one step due to its simple design. Example, it is very good for the simple छोटा मोटा business operator, उनके लिए बहुत अच्छा है. Does not make one item appear more or less important than any other item. अभी example COGS is very important. That's the reason उसको ऊपर लिखना पड़ता है. यहाँ पे बोलता है I'm treating every expense as a normal. Okay, total income है, I'm not going to bifurcate it. मेरे को लग रहा है सब normal है, सबको मैंने एक साथ डाल दिया. Drawbacks क्या है? Does not distinguish between the core business and incidental in business. मतलब obviously ये लोग ना operating and non-operating का bifurcation नहीं दे रहा, which is bad. मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं core business मेरा कौन सा, ancillary business कौन सा. Now ये चीज को drawback था, इसको eliminate करने के लिए they have thought just to get a one new format. Multi-step income statement. Benefit of multi-statement income, that is enhance user information. Of course, yes, मैं आगे बताऊंगा कैसे. एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते. जैसे सेल्स करो, सेल्स लो, COGS लेस करो, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. दिस इज योर फर्स्ट माइलस्टोन. सेकंड, जीपी में से ऑपरेटिंग इन एक्सपेंसेस लेस करो, योर सेलिंग, एडमिन, जो भी तुम्हारा एक्सपेंस है वो लेस करो. यू आर गोइंग टू गेट ऑपरेटिंग इनकम. Operating income में add या less if it is profit, then you have to add. If you are getting a loss, deduct. Then you will get pre-tax income. इस tax expense minus करो, net income आएगा from the continuing operations. Discontinued operation, net income. Simple statement है, सबको मालूम होगा. ये चीज आपके लिए एक नया होगा, which I'm going to discuss later. Don't worry. ये कल का पहला ही टॉपिक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ही. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आज कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा. वी विल डिस्कस टुमारो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. ओके, अभी इससे हुआ क्या? ऑब्वियसली आपको इतने सारे बेंचमार्क मिल गए दैट आपको आइडेंटिफाई के लिए दिस विल बिकम वेरी सिंपल टू यू. ठीक है, आ जाओ, लेट्स सी आगे. सेपरेट्स ऑपरेटिंग बिजनेस फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग. Provides readily available information in the ratio analysis. It is very useful. Net income in a multi-step income statement helps to assess if the due to core business, infrequent business, वो divide करके तुमको दे रहा है. Calculate increase EPS because of increase in a net income. वो देखेंगे बाद. आ जाओ. अभी now let's go here. It says continuing operation कैसे आएगा? और हाँ, I'm talking about before tax, हाँ, by the way. Operating income, revenue or expenses plus non-operating income. If it is income, then you will add it. If it is losses, you will deduct it. Simple. ये तुम्हारा income from continuing operations आ गया. Very simple. Okay. Discontinued, I'm not talking today because कल उसका पहले topic ही अपना discontinued से ही चालू होने वाला. The nature of the items and financial statement affects should be disclosed on the face of the income statement or in the footnotes. ये आपको दिखाना पड़ेगा. On the face of the financial statement. Let's say if you want to give more detail, then you can put in footnotes. Footnotes is a complete detail of the financial statement. उसके financial statement के just नीचे. Now आगे. Calculate the net result of the transaction. For non-operating items, only the net result of the transaction, the gain and the losses. It's not 8, it's a gain. It's a gain or the losses is reported. अब book value, market value कुछ भी नहीं दिखा होगा. I just want the gain का number कितना आया is reported, not gross amount. This is very important, huh, boss. They just want exact amount. अब net gain और loss आएगा कैसे? Obviously, selling price / net realizable value, book value, carrying amount. Example दे दो.
अभी जैसे मैंने बुक वैल्यू का एग्जांपल दिया था, लेट्स से योर सेलिंग प्राइस वाज 1000 और तुम्हारा बुक का वैल्यू था 800, देन नेचुरली दिस विल गिव यू गेन्स ऑफ 200 का गेन। मीन्स यू डोंट हैव टू शो ऑन अ ग्रॉस अमाउंट, आपको ये नेट अमाउंट जो भी आपका 200 गेन आया, यू हैव टू शो ओनली दैट अमाउंट। Income from the continuing operation, again the same, non-operating gains and losses. Interest revenue and interest expenses is not operating unless it's a bank. If it is a bank, ये आगे भी मैंने बोला था, if it is a bank, then it is operating. Discontinuing operation आज कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, income statement हो गया। चलो, now I think we should take a break of 10 minutes. Okay, Yes, sir. 8:26 होगा। Let's meet on 36. Now let's discuss about limitations of income statement. Balance sheet का भी था, यहाँ भी थोड़ा सा limitations है, which we have to check. Subjectivity, अभी इसमें कौन से points? Let's see that. It is based on accounting method which includes estimate. Accounting का अगर कोई disadvantage है तो obviously यहाँ पे applicable हो जाएगा. Estimates हुआ obviously profit and loss होने वाला है. Revenues and expenses are booked on a accrual basis. Income कमाया नहीं है but book करना पड़ेगा. Okay? जो expense आपने किसी को payment नहीं दिया but काम करवा लिया, obviously you have to make payment. Revenues are booked when earned but not cash is received. ये accrual का ही part है. Expenses are booked when incurred but not when the cash is paid. This is a part of accrual. It is outstanding for determining current year performance. It is outstanding for determining current year performance. ये point निकालना पड़ेगा मुझे. Okay. So दो चीज हुआ, एक estimate है, दूसरा accrual basis है. Next, management bias. It may be possible. Sometimes ऐसा होता है ना कि कोई management का बंदा है, let's say he wants to show the profit upwards, उसको थोड़ा ज्यादा दिखाना, तो वो क्या करेगा पता है, प्रॉफिट को थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करने का ट्राई भी करेगा। नेचुरली अगर उसका कमीशन उस पर बुक है, लेट्स से ही इज गोइंग टू गेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 5% वो प्रॉफिट लाने के लिए कुछ भी करेगा। द इनकम स्टेटमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू अजम्पशन एंड एस्टिमेट्स। ऑब्वियसली तुमको बोला है डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करो, यू आर चार्जिंग 5%, यू आर चार्जिंग लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लेस हुआ, प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका कमीशन अच्छा बुक हो रहा है। Choices of accounting methods: LIFO versus FIFO, straight line versus accelerated, useful life versus salvage value. These are the method. Completed contract भी है, एक बार में सब बताऊंगा। Manipulation through the assumption and bias. अभी ये कैसे होने वाला, सुनना जरा। This is important. Exam में नहीं आएगा, but practical life में ये थोड़ा सा important. The way to determine if the company is a aggressive or conservative. Aggressive are the those company जिसको profit ज्यादा दिखाने का रूल्स। Aggressive means booking higher revenue, lower expenses, higher profit. What they are going to do? Revenue high, expense less, obviously profit high. Booking revenue that should have been deferred. Next year तुमको revenue में book करना चाहिए था, तुमने क्या किया, earn and revenue को इस साल ही revenue दिखा दी। Capitalizing the expenses should have been booked. Okay? आपको जो एक्सपेंस दिखाना चाहिए था एक्सपेंसेस में, लेट्स से यू हैव पेड सम रेंट और तुमने उसको कैपिटलाइज करके दिखाया, तो बैलेंस शीट का वैल्यू बढ़ गया और यहाँ पे एक्सपेंस कम हो गया। बट नाउ फ्यू पीपल मे बी कंजर्वेटिव, दे आर लाइक नहीं, मेरे को प्रॉफिट नहीं दिखाना, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे विल से बॉस रेवेन्यू कम करो, एक्सपेंसेस ज्यादा करो, मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा। डिफरिंग रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, इस साल बुक करने का था, they are saying no, we are going to book next year. मैं तुमको एक लाइव केस बताता हूँ इसका। I used to do audit of Tata Realty. Okay, उनका एक प्रोजेक्ट चालू था कोचिन में, रेवेन्यू बुकिंग नहीं, उन्होंने रेवेन्यू बुकिंग नहीं किया था जबकि ऑल द कंडीशंस वर फुलफिल्ड। अकाउंटिंग उसके हिसाब से किया था, सब एडवांस में दिखाया था, रेवेन्यू में ट्रांसफर ही नहीं किया था। सो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के मेथड पे कुछ तो मैंने किया एंड उसका रेवेन्यू बुक करवाना पड़ा, बेचारे को 25 करोड़ का टैक्स आया।
जो गालियां मेरे को दी है लोगों ने, जो गालियां दी, मेरा पार्टनर में से बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ मी, बट वो क्लाइंट ने जो मेरे को गालियां मारी है, जो गालियां मारी, वो दिन मेरे को याद, इतना झगड़ा हो गया था ना, पार्टनर वॉज एट माई पॉइंट कि भाई ये बंदा, उस पार्टनर वॉज वेरी क्लियर, मैं तुमको 5 कंडीशंस दे रहा हूँ, एक भी कंडीशन अगर तुमने इसको अगर बोला कि नहीं ये रॉन्ग है, मैं मान जाऊंगा, बट मेरे हिसाब से रेवेन्यू बुक होता 25 CR का टैक्सेशन एडवांस में रख रहा है, रेवेन्यू बुक ही नहीं करता है, भाई करना पड़ेगा, करो। बुकिंग एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग एक्सपेंसेस, भाई तुमने कुछ ऐसा बड़ा एसेट लिया है, तुमको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, तुम उसको रेवेन्यू में डाल रहे हो, रेवेन्यू में डाल रहे हो, एक्सपेंस बढ़ जा रहा है। सो दो मेथड, एक अग्रेसिव मीन्स और दूसरा कंजर्वेटिव। अग्रेसिव प्रॉफिट हाई है, कंजर्वेटिव प्रॉफिट लोअर। अभी प्रॉफिट लोअर कोई कंपनी क्यों 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 दिखाएगा, वो बोलेगा भाई मेरे को डिविडेंड नहीं देना है, बाहर दिखाना ही नहीं, या तो किसी को ऐसा नहीं दिखाना है, एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचना है, आई डोंट वांट टू पे एनी टैक्सेस, वो बोलेगा भाई कम दिखा, कम कम दिखा। डेप्रिसिएशन, अरे बॉस, ऑब्वियसली अगर क्या हो गया, हाँ, अगर परसेंटेज यू आर टेकिंग हायर साइड, net profit will reduce. If you are taking percentage lower side, your net profit, एक मिनट I सही लिख रहा हूँ, हाँ, your profit will increase. Choosing conservative double declining method reflect higher expense and lower profit. अभी double declining क्या होता है, समझो मेरी बात। ये मेथड ये बोलता है कि अगर लेट्स से तुम्हारा SLM 10% है, there is one method called as DDB which we will learn, वो बोलता है 20% पे कर, या तो और you can go on 17.5% और you can charge 15%। ये मेथड है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग मतलब डबल, लेकिन कुछ कंपनी डबल नहीं लेती, दे टेक 1.75 और इधर दे विल टेक 1.5। इसको डबल डिक्लाइनिंग, इट्स सेम लाइक WDB, बट ये SLM का डबल रेट होता है। अभी ऑब्वियसली इफ यू आर टेकिंग हायर डेप्रिशिएबल रेट तो नेट प्रॉफिट तो लो ही होगा ना। यूजफुल लाइफ, choosing aggressive method, booking higher useful life and salvage value reflect the lower expenses and higher profit। Obviously अगर तुम हाई, अभी 1 लाख का कोई एसेट है, लेट्स से उसका लाइफ 5 साल का, you will say that depreciation will be 20,000। लेट्स से if I'm saying मैंने उसका लाइफ 10 years कर दिया, then I am going to get depreciation 10,000। मेरा इधर पे depreciation लेस हुआ, then मेरा profit will increase, but might be possible एक और भी ट्रिक है, 10,000 I have done 4,000, 4,000 कर दिया, this is coming to 25। Again my depreciation is higher, my profit will reduce। Okay, next, bad debts and warranties do not result in a cash outflow। कैश आउटफ्लो नहीं, पैसा जा नहीं रहा है, बट पैसा लॉस भी तो हो रहा है। अब एग्जांपल, तुमने रिजर्व्स बना के रखा है, तुमको कैसे मालूम पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, नॉर्मली देयर आर सम स्टैंडर्ड प्रोविजंस होते हैं, कंटिजेंसी होता है व्हिच यू एनालाइज, बट यार वो तो जब होगा तब देखो ना। They say no, every time you need to create provision 10%, 12%। Normally, to be very honest, as an accountant, it is very nice concept, matching concept match होता है। But एक PNL का सोचो ना, जब लॉस हो ही नहीं रहा है, then why you are writing it? Should be booked in a current period। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे लिख के रखता हूँ, percentage of sales and percentage of AR। This is a method which we will use, don't worry, we will learn। Now accrual versus cash basis, क्या एडवांटेज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Accrual basis means not booking revenue when the cash is received and services not have delivered or performed। ये कल ही देखा था तुम। Cash basis, booking cash in and cash out as they occur, जैसे ही पैसा मिला बुक कर। Gives better assessment of performance, which I agree on the same, is subjective because नहीं मिला होगा, नहीं किया तो भी तुमको बुक करना पड़ता है। It is objective। It is a poor indicator of performance, which I believe, क्योंकि obviously cash basis पे you will not going to take depreciation। तुम कभी depreciation लोगे नहीं, तुम कभी estimate ही नहीं बनाओगे। Let's say for example I have to pay bill, December का bill है, Jan में pay करना है, but expense to December का है, but you are not showing that। अरे हो गया।
Is anything is pending? Let me check. I think कुछ भी pending नहीं है. Now let's go on sum. आपको चाहिए तो 1 मिनट रेस्ट ले लो. I think we have 4 sums. Okay, 4 सम है. 1 मिनट रेस्ट ले लो. उसके बाद we can start with sums. 4 सम है, पैनल खत्म हो जाएगा. मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा टॉपिक के नीचे सम्स, ताकि बाद का कोई स्ट्रेस ही ना हो. ओके, जितने भी सम्स है टॉपिक के नीचे मैंने डाल के रखे. टेक 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक. नॉट 2 मिनट्स, 1 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लो. उसके बाद वी विल गो ऑन दिस. Okay, first question, बहुत simple है, which we already know. Scott Corporation sold a fixed assets used for the operation for the greater than its carrying amount. Carrying amount, let's say for example, same example I'm quoting, my carrying amount was 1000. It sold the fixed assets used greater than its carrying value, let's say 1200. 1200. Now I'm getting 200 profit. 200 profit. Scott should report the transaction in the income statement using, obviously not a gross method. I'm only going to book this. So answer A नहीं है. हाँ, okay. A तो पक्का नहीं. It says net concept showing the total amount of the component, other comprehensive income. No boss, other comprehensive income नहीं है. This is a normal in continuing operation का ये amount है. Okay, so this is not an answer. Net concept ही use होने वाला है, showing total gains as a part of discontinued. It's not a discontinued, my friend. It's a normal. ये भी नहीं है. Answer is D. Net concept showing the total gains as a part of continuing operations, not net of income taxes. Income taxes net नहीं होगा because this is pre-tax के ऊपर का number. Next. Sum number 2. Okay, ये आपको solve करके देना. Please थोड़ा सा दिमाग लगाना. You know everything in this. Block Corp reports operating expenses in two categories: selling and admin expenses. The adjusted trial balance 31st include the following expense and loss account. Expense and loss account. Just a second. Selling and admin. The adjusted trial balance include the following expenses and loss account. How much they will include in selling and admin expenses? I think they are saying that कुछ missing है क्या? Let me check. आप पहले इसको ट्राई करना. Selling and admin में कितना आएगा? बस मेरे को वही चाहिए. Selling 370. Just a second ना, मैंने बोला ना सब में कुछ mistake है. Just a second.
इसमें एक छोटा सा ना एक चीज मिसिंग था, मैंने बोला ना सब में कुछ मिसिंग है। आगे का लाइन है 1/2 ऑफ द रेंटेड प्रीमाइसेस इज ऑक्युपाइड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। ब्लॉक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर, सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा? सो नेचुरली अकाउंटिंग तो नहीं आने वाला उसमें। एडवर्टाइजमेंट यस वी आर गोइंग टू टेक। ट्रेड आउट यस ये भी लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट वी आर नॉट गोइंग टू टेक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वी आर नॉट गोइंग टू टेक। ऑफिसर सैलरी वी आर नॉट गोइंग टू टेक। हाफ ऑफ दिस वी आर गोइंग टू टेक, मतलब 110 वी हैव टू टेक। सैलरीज एंड कमीशन यस। एक बार टोटल मार कितना था मोहित? तो यही पूरे 150 87 क्या कर रहा है 150 80 110 140 480 480 आंसर इज ए। नेक्स्ट ओके सब कुछ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? The company has 30% effective income tax rate. What is the company's net income for the year 2? 30% tax rate. आराम से करना, you know everything. आपको मेरा ना थोड़ा सा यहाँ पे एक हेल्प लगेगा। आई थिंक ये मेरे को नहीं, एक काम करते ना, इस सम को अभी नहीं करते बिकॉज ना 2-3 चीज बाकी है। एक तो मुझे ये पढ़ाना बाकी है एंड आई थिंक ये डिस्पोजल सेगमेंट वाला और ये अनअवेलेबल। तो लेट्स नॉट डिस्कस दिस टुडे बिकॉज ये थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा। वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, ये भी कल पढ़ेंगे। ओके चलो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके आज क्या क्या खत्म किया प्लीज सुनो। एक बैलेंस शीट खत्म हो गया पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। टुमारो आई एम गोइंग टू कंप्लीट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मैं पहले टारगेट बता देता। एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आराम से हो जाएगा। मंथ्स मींस कल मॉड्यूल नंबर 1 विल बी ओवर, खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 1 हो जाएगा। ओके 8 घंटे का टारगेट था, आई थिंक उससे भी कम टाइम में ये हो गया। आज आई थिंक टोटल 4 आवर्स आज हो गया होगा अपना। ओके तो मॉड्यूल 1 इज ओवर। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद ईपीएस। आई थिंक दिस विल स्टार्ट ऑन थर्सडे। वी आर वेरी गुड स्पीड। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ही चलूंगा। मैंने वहां पे मैक्सिमम टाइम लिखा है बट नो डाउट अगर टाइम मिला देन वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस टाइम इन सम अनदर चैप्टर्स। ओके टिल देन गुड नाइट बाय गाइस। सर 1 मिनट मोहित।